आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप तस्वीर में देख रहे हो हाउ तालिबान केम नॉकिंग ऑन काबुल डोर। आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल पे सुन रहे होंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। इसी संबंध में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और मेरी बात का जो संबंध है आपके एग्जामिनेशन से है। हम उसी को आधार मानकर पूरा बेसिक तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे और इसके आधार से लेकर वर्तमान स्थिति तक हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे और एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे बखूबी कर पाएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया या काबुल पर कब्जा कर लिया एक्सेट्रा, जो भी बातें हैं, इन सब को जानने के लिए हमें सबसे पहले तालिबान के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तालिबान के बैकग्राउंड से ही इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं किस प्रकार की स्थितियां बनती है। मैं बात कर रहा हूं 1980 की। 1980 के प्रारंभ में जो अफगान सरकार थी उस पर नियंत्रण किसका था, उसका विरोध किसका था, कौन उसके खिलाफ चल रहा था, उनसे कौन सी स्थितियां पैदा हुई, कैसे तालिबान का जन्म हुआ और कौन इसके फाउंडर रहे। आपके सामने एक स्लाइड है। 1980 में अफगान सरकार, इस पर किसका नियंत्रण था? इस पर सोवियत सेना का नियंत्रण था। एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया, उसका इस पर नियंत्रण था। लेकिन इस अफगान सरकार के खिलाफ कौन था? इस अफगान सरकार के खिलाफ था मुजाहिदीन समूह सेना, ये इसके खिलाफ थी। और इस मुजाहिदीन समूह सेना को मदद जो कर रहा था, हेल्प जो कर रहा था, वो कर रहा था अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इसकी हेल्प कर रहे थे। आप जानते हो विश्व परिदृश्य में अमेरिका और रशिया दोनों आपस में प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। तो इसकी झलक आप यहां देख सकते हो। रशिया इस पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है और जो अमेरिका है वो इस नियंत्रण को समाप्त करने के लिए अफगान सरकार के लिए इसके खिलाफ ये मुजाहिदीन समूह सेना को समर्थन दे रहा है या मदद कर रहा है। तो ये स्थिति 1980 के प्रारंभ की है। इन स्थितियों से हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो ये था कि सोवियत सेना वापस चली, रशिया वापस चला गया। आप कह सकते हो अफगान सरकार पर रशिया का नियंत्रण समाप्त हो गया। इन सब बातों से आप एक तरीके से एक समझ अपने दिमाग में विकसित कर सकते हो कि कहीं ना कहीं तालिबान की स्थापना में अमेरिका का हाथ रहा है। आइए देखते हैं। अब आप देखिए, सोवियत सेना वापस चली गई तो नया संगठन हमारे सामने आया, तालिबान। यहां पर एक भाषा चलती है पश्तो, इसको भी आपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। पश्तो एक भाषा चलती है और पश्तो भाषा में इस तालिबान का जो अर्थ है वो छात्र है। एक लाइन लिख लीजिए यहां पर, पश्तो भाषा में अर्थ छात्र। हाँ, पश्तो भाषा से मुझे याद आया, इस टॉपिक को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपको अफगानिस्तान की जानकारी होगी। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये टॉपिक तभी आपका कंप्लीट माना जाएगा जब अफगानिस्तान की आपको जानकारी होगी। इसके बगैर यह टॉपिक अधूरा माना जाएगा। और अफगानिस्तान के बारे में मैं आपको नेबरिंग कंट्री में करवा चुका हूं। तो यहां मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि नेबरिंग कंट्री में जो अफगानिस्तान आपको करवाया है उसको आप ध्यान से देखें, उसको अपने दिलो दिमाग पे रचाने बसाने का प्रयास करें। आपके एग्जाम की दृष्टि से यह पड़ोसी देश महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। तालिबान के संबंध में आप वहां पर इसे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नेबरिंग कंट्री का लिंक भी दे रखा है, वहां से आप उसे आराम से देख सकते हो। आइए मैं वापस तालिबान पर आ रहा हूं। पश्तो भाषा में इसका अर्थ है छात्र। क्या है तालिबान? सिंपल भाषा में हम कहें तो क्या है? कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली या सुन्नी संगठन है। इस शब्द को अंडरलाइन करें, ये बहुत काम आएगा आपके। सुन्नी संगठन,
सुन्नी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लाम धर्म दो भागों में बंटा हुआ है, एक शिया और सुन्नी, और दोनों में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। इस फैक्ट से आप किस प्रकार की भावना अपने अंदर लाओगे? तालिबान का समर्थक कौन है और तालिबान का समर्थक कौन नहीं है? आपके सामने एक क्वेश्चन उठेगा, आगे चलकर मैं बात करूंगा। तो जो देश शिया देश है, जिसमें शिया लोग ज्यादा है, शिया की जनसंख्या ज्यादा है, ओबियसली बात है वो तालिबान का समर्थक नहीं होगा। और जो सुन्नी राष्ट्र है वो तालिबान का समर्थक होगा। इस प्रकार की थिंकिंग आप अपने दिमाग में समझ की दृष्टि से रख सकते हो। सामान्यतः यही स्थितियां होगी, लेकिन यदि कोई अन्य स्थिति आती है तो हम उसकी बात कर लेंगे। इसका जो गठन हुआ था 1994 में, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है ये। 1994 में इसका गठन हुआ था तालिबान का, ध्यान रखना। और 4 व्यक्तियों ने इसका गठन किया था, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद उमर, अब्दुल गनी बरादर, इसका नाम अभी आप सुन भी रहे हो, अख्तर मंसूर, मौलवी हिब्दुल्ला अखुजादा। ये 2 नाम काफी चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप में एक समझ पैदा होगी, जब भी इनका नाम आएगा तो आप इसको बखूबी समझ सकोगे। मैं चाहूंगा एक बार आप इसे नोट करें। अब इन संस्थापकों की क्या स्थितियां हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। ये मोहम्मद उमर है, इसकी एक आंख खराब, लेकिन तालिबान को स्थापित किया था इसने। अब्दुल गनी बरादर वर्तमान में चर्चा में है, अखबारों में इसकी तस्वीरें भी देख रहे हो, न्यूज चैनल पर ये काफी बयान भी दे रहा है, ये भी देख रहे हो। ये है अख्तर मंसूर और ये है मौलवी हिब्दुल्ला अखुजादा। इसके बारे में आपको बता दूं मैं एक नवीनतम अपडेट। तालिबान की सरकार बनेगी तो इनके राष्ट्रपति बनने की पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या कहती है। एक लाइन लिख दीजिए, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान में ये भी आपके क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकता है। ये जो है तालिबान के वर्तमान चीफ है। ये आपसे क्वेश्चन बन जाए कि तालिबान के वर्तमान चीफ कौन है, तो तालिबान के वर्तमान चीफ है मौलवी हिब्दुल्ला अखुजादा, जो कि अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखते हैं आगे की स्थितियां क्या कहती है। अब मैं बात करूंगा तालिबान काम कैसे करता है। यहां भी आपके लिए काफी क्वेश्चन आते हैं। तालिबान में जो लीडरशिप काउंसिल है उसको कहते हैं रहबरी सूरा। कई बार आपने एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, चीन की संसद को क्या कहते हैं, एक्सेट्रा, जो भी विभिन्न देशों की संसद के नाम पूछे जाते हैं। उस दिशा में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रहबरी सूरा ये सबसे ऊपर की तरफ जो स्टेप होता है, जैसे भारत में संसद है उसी तरीके से यहां लीडरशिप काउंसिल है, रहबरी सूरा। इसमें 26 सदस्य है। ये जो 26 सदस्य हैं ये कैबिनेट की तरह होते हैं, एक तरीके से सरकार ही चलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कि तालिबान की लीडरशिप काउंसिल को क्या कहा जाता है। सूरा भी नाम दिया जा सकता है, पूरा नाम रहबरी सूरा है। तालिबान की रहबरी सूरा में कितने सदस्य हैं? 26। हेड ऑफिस कहां है? कवेटा, ध्यान रखें, कवेटा ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये अब आप समझ गए होंगे, जब इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान इसका समर्थक होगा या नहीं होगा, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे विभागों के कमीशन होते हैं, आयोग वगैरह हो गए, ये होते हैं। और नीचे जो प्रांत होते हैं उनके अलग अलग गवर्नर और कमांडर होते हैं। एक बार आप इसे नोट करें।
अब हम बात करेंगे कि तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया या अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, क्यों किया, कौन से देशों ने इसका सहयोग किया है, कौन इसके समर्थक है, मुस्लिम संगठन क्या कहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र क्या कहते हैं, उन सब की बातें हम एनालिटिकल रूप से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। कोई कह रहे हैं उज्बेकिस्तान के चले गए, कोई कह रहे हैं ताजिकिस्तान चले गए, कोई कह रहे हैं अमेरिका चले गए। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये अफगानिस्तान के क्षेत्र है जिन पर तालिबान ने कब्जा किया है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुनार, लोगार, पंक्तिका, बल्ख, नंगरहार, बामियान। ये जो बामियान है, यहां पर लगभग 20 साल पहले तालिबान ने बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा था। तब ये स्थान काफी चर्चा में रहा था। मैं चाहूंगा एक लाइन इस पर आप लिखें। एक तो यहां पर शिया समुदाय की बहुलता है। अब आप समझ गए होंगे तालिबान क्या है, सुन्नी, और यहां पर कौन ज्यादा रहते हैं, शिया रहते हैं, और दोनों में टकराव रहता है। दोनों ही इस्लाम धर्म के दो भाग आप कह सकते हो। कई बार हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। यहां पे एक लाइन लिखिए, यहां की बौद्ध मूर्तियों को तालिबान ने उड़ा दिया था, मतलब समाप्त कर दिया था, तोड़ दिया था। अब इस पूरी घटना को हम किस रूप में देखते हैं? इस पूरी घटना को हम देखते हैं अमेरिका की हार और चीन की जीत। ये जो घटना घटित हो रही है विश्व परिदृश्य में, इसके बेसिक में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की हार हुई है और चाइना की जीत हुई है। अब हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका की हार कैसे हुई और चाइना की जीत कैसे हुई। आइए समझते हैं इसको। आपके सामने मैंने अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों का मैप लिया है। यहां आपको बता दूं, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपके लिए बनाएगा। अफगानिस्तान का कौन सा पड़ोसी देश है, कौन सा पड़ोसी देश नहीं है, यहीं से आपके क्वेश्चन उठेंगे। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके सामने है पाकिस्तान, इसका पड़ोसी देश है। भारत इसका पड़ोसी देश है। ध्यान रखना, भारत इसका पड़ोसी देश है। हालांकि भारत और इसकी सीमा विवादित है, वो अलग बात है, लेकिन भारत इसका पड़ोसी देश है। इसमें बिल्कुल किंतु परंतु मत करना। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की भारत से लगती है। चाइना इसका पड़ोसी देश है। ताजिकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। उज्बेकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। तुर्कमेनिस्तान इसका पड़ोसी देश है और ईरान इसका पड़ोसी देश है। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। आपके यहां क्वेश्चन ये बनेगा, कौन सा पड़ोसी देश है, कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। क्लियर होगी सारी बात। आइए अब 15 दिन की घटना मैं आपको बता रहा हूं। 15 दिन पहले की घटना है, आज की डेट से 15 दिन पहले की घटना है। यहां तालिबान है, आप समझते हो, अफगानिस्तान के अंदर ही है तालिबान। इसका एक समूह गया था चाइना। अभी मैंने नाम लिया था ना, बरादर। लगभग 15 सदस्यों का एक समूह गया था बरादर के लीडरशिप में। यहां चाइना गया था और चाइना के विदेश मंत्री से मिला था 15 दिन पहले, और उसके बाद से ही ये घटनाएं घटित हुई। अब आप देखिए, जब चाइना के विदेश मंत्री से मिला, ऑब्वियसली बात है चाइना की इसके अंदर सांठगांठ है। अब जब चाइना की सांठगांठ है तो पाकिस्तान भी क्या है, ऑब्वियसली बात है ये समर्थक है इसका, और पाकिस्तान तो शुरू से इसका समर्थक रहा है तालिबान का। इस बारे में आप बखूबी जानते हो। और एक बात और बता दूं, पाकिस्तान की सेना ने तालिबान के लड़ाकों को
प्रशिक्षण दी या शिक्षा दी, ये भी बात है। तो इन सब तथ्यों से हमारे सामने एक बात क्लियर हो जाती है कि चाइना और पाकिस्तान तालिबान के समर्थक है, चाहे वो बयानबाजी में कुछ भी कहे, ये तो पॉलिटिक्स होती है, इसको तो आप बखूबी जानते हो। एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करूंगा कि ठीक है, चाइना और पाकिस्तान इसके समर्थक हैं, फिर अमेरिका क्यों हारा? या हारने की बजाय हम जो ज्यादा अच्छा शब्द इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि अमेरिका तालिबान से वापस क्यों चला गया? अमेरिका ने अपनी सेना जो है नाटो, जो तालिबान से क्यों हटा दी, वापस क्यों बुला ली? आइए, अमेरिका की हार का कारण या अमेरिका के तालिबान से चले जाने के कारण, दो कारण है इसके। एक तो है अफगानिस्तान का पर्वतीय इलाका और अमेरिका की सेना का कम होना। देखिए, अफगानिस्तान का पर्वतीय इलाका है और इस पर्वतीय इलाके में जो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? छिपकर वार करना, मैन टू मैन वार करना। तो इस दिशा में ये जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है ये तालिबान की मजबूत है और अमेरिका के सैनिकों की कम है। इस कारण से इस युद्ध पद्धति ने अमेरिका को वहां से जाने से मजबूर कर दिया। आप एक बात कह सकते हो यहां पर, अमेरिका का वार टैक्टिक्स अभ्यास कम है। पर्वतीय इलाकों में अमेरिका सेना लड़ने में थोड़ी कम माहिर है। साइबर हमलों में चाहे कैसे ही कर दे, हवाई हमलों में चाहे ये कितनी दक्ष हो, लेकिन इस मामले में अमेरिका की सेना नीचे की तरफ है। और इसके अलावा अमेरिका की सेना कम है, सेना कम है और वो जो है मैन टू मैन फाइटिंग में असफल है। अन्य प्रकार के जो हमले होते हैं उनमें तो ये सुपीरियर है, लेकिन मैन टू मैन फाइटिंग में असफल है। इन सबको देखते हुए तालिबान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हुआ, उसके तहत अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुला ली और अमेरिका यहां से चला गया। तो ये अमेरिका के चले जाने के कुछ कारण हैं। अब हमारे सामने ये भी बात आती है कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है विश्व में, इसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप लोगों के दिमाग में बातें आ रही होगी कि तालिबान आ जाएगा तो भारत पर हमला करेगा, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेगी, इस प्रकार का अंदेशा आपके सामने होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसका मैं तर्कयुक्त आपको जवाब दूंगा। आइए, क्या भारत को खतरा है? आइए, भारत को खतरा है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमने भारत की सेना को लिया है। हमें भारत की सेना को जानना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो सेना करेगी ना, सिविलियन थोड़ी करेंगे। तो भारत की सेना को जानते हैं। भारत की सेना ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? यदि मैं एक आंकड़े के रूप में आपको बताऊं तो दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से जो आधे देश है, आप कह सकते हो कि दुनिया के जो आधे देश है उनकी जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा भारत की सेना है। तो अब आप देख लीजिए, हम ये कह सकते हैं कि भारत की सेना संख्या में ज्यादा है। और भारत की सेना की खास क्या बात है? खास ये बात है कि पहाड़ी इलाकों में जो युद्ध होता है उसमें भारत की सेना पूर्ण रूप से दक्ष है। कारगिल युद्ध देख लीजिए, ऊंचाई पर बैठे थे पाकिस्तानी सैनिक, लेकिन फिर भी उनका मुकाबला किया था बहुत ही, आप देख सकते हो, एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से, और हम कारगिल का युद्ध जीत गए थे। तो पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में दक्ष है। इसके अलावा भारत की जो सेना है, आप जानते हो, पाकिस्तान की सेना को कई बार पराजित किया है। पाकिस्तान की उस सेना को कई बार पराजित किया है जिसने तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी। अब तालिबान के लड़ाके उस सेना से प्रशिक्षित हुए हैं जिस सेना को भारत की सेना ने कई बार पराजय का मुंह दिखाया है। तो आप देख लीजिए, भारत तैयार खड़ा है
आ जाइए, चाहे पाकिस्तान आ जाए चाहे तालिबान आ जाए, हम दोनों को एक साथ निपटने के लिए भी तैयार हैं। आप ये बखूबी जानते हो, भारत की सेना की मजबूती इसी में दिखाई देती है। आप इसके बारे में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति को मन में न पालें। तो हम पूर्ण रूप से अध्ययन करके ये कह सकते हैं, विश्लेषण करके हम ये कह सकते हैं कि क्या भारत को खतरा है? कोई खतरा नहीं है भारत को। भारत की सेना बहुत मजबूत सेना है और विशेष रूप से तालिबानी लड़ाकों से लड़ने के लिए तो बिल्कुल उसी तरीके से बनी हुई है ये। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आनंद में रहिए। आइए अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, मुस्लिम देश या संगठन व तालिबान। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम संगठन इस पूरे परिदृश्य को, कौन सा परिदृश्य, तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, इसको किस रूप में देखते हैं, कौन इसका समर्थक है, कौन इसका समर्थन नहीं कर रहा है, उसकी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा ओआईसी। ओआईसी ने अफगानिस्तान में हिंसा का विरोध किया। अब ये ओआईसी क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जो इस्लामिक कंट्री है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामिक देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है, सहयोग की दृष्टि बनाए रखता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, ये महत्वपूर्ण वर्ष है, ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मान के चलता हूं वो है इसका हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ये है जेद्दा, इसको लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये जेद्दा जो है ये सऊदी अरब में है और इसके जो हेड है आप कह सकते हो सेक्रेटरी जनरल। ये है यूसुफ अल ओथाईवी, ये इसके हेड है, सेक्रेटरी जनरल है। तो इस्लामिक देशों का जो संगठन है उसने अफगानिस्तान में हिंसा का विरोध किया है। अब मुस्लिम देश क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की, वो क्या सोचते हैं। आइए आपके सामने अफगानिस्तान का एक मैप है, इसके पड़ोसी देशों को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये इंडिया है और ये चाइना है। अब आप देखिए, अभी इंडिया ने अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है। इंडिया ने कोई स्टैंड जाहिर नहीं किया है, आप देख भी रहे होंगे, और जो भी जाहिर करेगा आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। आपके सामने पाकिस्तान है और चाइना है, ये तो मिले हुए हैं, वैसे अभी बात की थी, ये इसके समर्थक है। ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये समर्थक है, तालिबान का समर्थक है ये। और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जो है, इन्होंने ये कहा है कि यदि तालिबान हमारे लिए घातक साबित होता है, हमें तंग करता है, हमें परेशान करेगा, तो हम इसका मिलकर मुकाबला करेंगे। इनके बीच में ये संधि हुई है। इन दोनों ने यह डिसाइड किया है, कौन से दो, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किया है कि जरूरत पड़ने पर दोनों मिलकर तालिबान का मुकाबला करेंगे।
जरूरत पड़ने पर। पहल नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे जरूरत पड़ने पर। अब आइए ईरान। अभी मैंने कुछ बातें बताई थी, देखते हैं आपका दिमाग किस रूप पे जाता है। ये जो है ईरान जो है शिया बहुल देश है। अब आप देखिए, ये शिया बहुल देश है और तालिबान कैसा है, सुन्नी। और शिया और सुन्नी में टकराव जग जाहिर है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो ईरान है ये समर्थक नहीं है, समर्थक नहीं है। ईरान इसका समर्थक नहीं हो सकता। ये कुछ बातें थी। अब मैं बात करूंगा गल्फ कंट्री की, सऊदी अरब, कतर, टर्की और इसके अलावा यूएई। इनकी क्या सोच है, एक बार आप इसे नोट कर लें। दूसरे मैप पर चलते हैं। आपके सामने एक मैप है। ये तो हमने बातें कर ली थी। चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारी स्थिति। विश्व परिदृश्य में अभी तो अफगानिस्तान ही चर्चा में है। ये ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सब बातें होगी। ईरान अभी बात की है, शिया बहुल देश है ये। अभी देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टर्की की। टर्की ये क्या फीलिंग रखता है इसकी भी फीलिंग जाननी पड़ेगी। ये क्या है, इसने कहा तालिबान की हेल्प करने की कोशिश की इसने। ध्यान से समझना मेरी बात को। टर्की ने तालिबान की हेल्प करने की कोशिश की। टर्की ने कहा तालिबान से कि आपका काबुल में जो अंतरराष्ट्रीय ये जो एयरपोर्ट है उसकी हम निगरानी करेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे उसको हम। इस तरीके की बात की, हेल्प। आप कह सकते हो कि तालिबान की हेल्प करने की कोशिश की। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान ने कहा नो, तालिबान ने मना कर दिया कि आप हमारे मामले से दूर रहिए। अब आप सोचिए, टर्की ये कह रहा है कि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। हमें जानना पड़ेगा कि तालिबान ने इसकी मदद को क्यों ठुकरा दिया। आइए, इसका कारण क्या रहा। इसका जो कारण रहा वो ये रहा कि ये जो टर्की है, जिसको आप तुर्की भी कह सकते हो, ये नाटो का सदस्य है समझे, नाटो का सदस्य है। ये नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वही है जो तालिबान के विरोध में काम करती है, तालिबान को तहस नहस करने का काम करती है। नाटो, कई बार आपने नाम सुना होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, यहां पर अभी मैं नाटो के बारे में कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। बस इतना समझ लीजिए, नाटो एक ऐसा सैनिक संगठन है, या आप कह सकते हो कि सैन्य समूह है, जो कि अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने का प्रयास करता रहा है। अब तालिबान को हटाने का प्रयास करता रहा है तो टर्की इसका सदस्य है। इसने तालिबान से कहा कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, तालिबान कहता है साइड में हटिए। क्लियर होगी सारी बात। तो टर्की की ये स्थिति है। अब मैं आता हूं कतर पर। ये कतर है, ये जो है ये कतर है। मैं एक ही बात कहूंगा, उसी से आप समझ जाना। मुल्ला बरादर, अभी नाम लिया था ना, का निवास स्थान है ये। अब देखिए, ये जो कतर है, मुल्ला बरादर का निवास स्थान है ये। थोड़ा सा मैंने लाइट कलर में लिख दिया, आप इसको लिख लेना। मुल्ला बरादर का निवास स्थान है। जब मुल्ला बरादर का निवास स्थान है
तो ऑब्वियसली बात है कतर तो समर्थक ही होगा। आइए अब हम बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई की। ये सऊदी अरब और यूएई, ये यूएई है और ये सऊदी अरब है। मैंने ग्रीन ग्रीन कलर में इनको बता दिया है आपको। ये इनका क्या स्टैंड है? इनका स्टैंड है नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं है इनका, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अब हमें जानना पड़ेगा कि इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा है, इसका कारण क्या है। एक तो ये कि सऊदी अरब यूएई ये क्या है, सुन्नी राष्ट्र है। तो जब ये सुन्नी राष्ट्र है और तालिबान भी सुन्नी है, तो एक तरीके से तो ये तालिबान के समर्थक ही हो गए। तालिबान के समर्थक होने का एक कारण और भी है, वो है ईरान। अब आप देखिए, इतनी बात आप भली भांति जानते हो कि ये जो ईरान है उसकी सऊदी अरब और यूएई से नहीं बनती। तो सऊदी अरब और यूएई ये चाहते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान में स्थापित हो जाए, और फिर ये जो ईरान है, अब आप देखिए ये तालिबान हो जाएगा, ये ईरान हो जाएगा, ये सऊदी अरब और ये हो जाएंगे, तो बीच में ये सैंडविच कंट्री बनकर रह जाएगा। केवल यही सुन्नी होगा, सॉरी यही क्या होगा, शिया होगा। केवल यही शिया होगा और सुन्नियों से ये घिर जाएगा। सऊदी अरब यूएई यही तो चाहते हैं, आप जानते हो प्रबल विरोधी है इसके। दूसरा, अब मैं इसके कारण की तरफ आ रहा हूं। ये कोई भी बयानबाजी करके क्या है, अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते ये, क्योंकि एक तरीके से अमेरिका की हार है ये। हालांकि अमेरिका की सहमति से ही, मतलब आप कह सकते हो कि अमेरिका अपनी सहमति से ही यहां से सेना लेकर गया है, उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था। लेकिन अंदरूनी कारण मैंने आपको बता दिए थे। अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये अमेरिका को क्यों नहीं नाराज करना चाहते? क्योंकि अमेरिका एक तो इनको समर्थन देता है, चाहे वो इसके सीरिया के मामले में हो, चाहे अन्य किसी के मामले में, या आप कह सकते हो कि इजराइल के मामले में जो अमेरिका है सऊदी अरब को समर्थन देता है। सऊदी अरब की इजराइल से भी नहीं बनती है, तो अमेरिका को ये नाराज नहीं करना चाहते। दूसरा, यदि इन्होंने कोई बयानबाजी करके अमेरिका को नाराज कर दिया, तो अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका भारत पर दबाव डालकर, प्रेशराइज करके उसे यहां से तेल खरीदने से मना कर सकता है। आप जानते हो कि सऊदी अरब और यूएई या गल्फ कंट्री जो है, इनका मेन बिजनेस क्या है? ऑयल। अब ऑयल भारत खरीदता है। यदि अमेरिका ने यह दबाव बना दिया भारत पर कि आप यहां से तेल नहीं खरीदोगे, तो इनकी तो अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। आप देख सकते हो, पिछली बार ईरान के संबंध में अमेरिका ने यह बात कही थी, तो ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट होने तक की बात आ गई थी। तो उसी स्थितियों को ध्यान में रखकर ये जो सऊदी अरब है और यूएई है, ये किसी प्रकार की बयानबाजी से बच रहे हैं। हालांकि इनके दोनों हाथों में ही लड्डू है। आपको मैंने बता दिया कि दोनों हाथों में लड्डू कैसे है। एक तो अमेरिका के साथ खड़े हैं ये, तो अमेरिका इनका समर्थक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तालिबान की यदि सरकार अफगानिस्तान में स्थापित हो जाती है, जो कि हो ही जाएगी, तो वो सुन्नी समर्थक है, सुन्नी बहुल है। और इधर सऊदी अरब ये भी क्या है, सुन्नी बहुल है। और बीच में जो ईरान है, जो इनका दुश्मन है, वो शिया बहुल है।
तो ईरान को पीसने के चक्कर में बिल्कुल सैंडविच बना देंगे इसकी, ईरान की। तो इस दिशा में मैंने कहा कि सऊदी अरब के दोनों हाथों में लड्डू है। समझ में आई मेरी बात सारी? एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में लोकतंत्र की समाप्ति पर चर्चा की। काफी महत्वपूर्ण चर्चा है, इसमें और भी कई नई बातें हमारे सामने आएगी, उनको समय समय पर मैं आपको अपडेट कराता जाऊंगा। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। घटनाएं बहुत सारी घटित होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे काम की घटना कौन सी है, हमारे एग्जाम से संबंधित कौन सी घटना हमारे मेरिट को तय करेगी, उस पर नजर रखनी बहुत आवश्यक है। उसी दिशा में हमारा चैनल प्रयास कर रहा है, और यदि हमारा चैनल, हमारी चर्चा आपको पसंद आई है, आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।